नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी नजर रहती है उन तमाम खबरों पर जो इस वक्त सुर्खियों में है। और इस कार्यक्रम में सिर्फ खबर की बात नहीं होगी, बल्कि होगी उन खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे खबर का हर एक बिंदु और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन अहम खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उन खबरों का करते हैं रुख, जिसमें इन तीन प्रमुख खबरों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर कि आखिर राहुल गांधी को अचानक से हाथरस की याद क्यों आई है। 4 साल पहले का मामला है, लेकिन 4 साल पहले भी राहुल गांधी वहां गए थे और आज अचानक से क्यों पहुंचे हैं वहां पर, ये विस्तार से आपको बताएंगे। और साथ ही इसके पीछे राहुल की मंशा क्या है वो भी बताएंगे। साथ ही दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, जहां वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। समय लगभग 3:30 बजे का रखा गया है, लेकिन आखिर ये वर्शिप एक्ट क्या है, क्यों 1991 में इसे लाया गया था, क्या इसके पहलू हैं, उन तमाम चीजों पर करेंगे चर्चा। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है महाकुंभ से जुड़ी। जी हाँ, महाकुंभ की महातैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री कल वहां पर पहुंचेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर जो वहां मौजूद हैं उनसे जानेंगे वहां की तमाम तैयारियों के बारे में। तो ये है आज की तीन प्रमुख खबर और तीन प्रमुख खबरों के साथ कर लेते हैं आज के इस पंच की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी की बात करेंगे। आज की एक अहम खबर ने दरअसल यूपी की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल आज राहुल गांधी अचानक हाथरस के लिए रवाना हो गए सुबह, और 4 साल पुराने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। अब ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी को आखिर अचानक हाथरस की याद क्यों आई है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला आज का नहीं है, यह पूरा मामला है साल 2020 का, और दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला उस दौरान सामने आया था और इस घटना पर खूब सियासत भी हुई थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को उस दौरान गिरफ्तार भी किया था। तब भी राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंचे थे और आज एक बार फिर से हाथरस पहुंच गए हैं इस पूरे मामले के 4 साल के बाद में। कहा यह जा रहा है कि पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में मिलने की इच्छा उन्होंने जताई। अब राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी को भी लगातार हमलावर है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के तमाम नेताओं का आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं राहुल गांधी के हाथरस दौरे के पीछे की आखिर उनकी मंशा क्या है, क्यों राहुल गांधी को अचानक से हाथरस की याद आई है। तो आज सुबह की ये बात है जब ये खबर आई कि अचानक से राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, और हाथरस दौरे की इस खबर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी पारा अचानक से चढ़ता हुआ नजर आया। तमाम प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली, लेकिन सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी के इस हाथरस दौरे के पीछे उनकी मंशा क्या है। 4 साल बाद में आखिर राहुल गांधी को अचानक से हाथरस की याद क्यों आई है। और साथ ही सवाल यह भी है कि क्या सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिश तो नहीं है कहीं राहुल गांधी की, क्योंकि सोरोस मुद्दे पर सदन में हर रोज सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन हर रोज वो इन सवालों से पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। रेप पीड़िता के परिवार से राहुल गांधी ने आज मुलाकात की है अचानक वहां पर पहुंचकर। 2020 का ये पूरा मामला था जब युवती से दुष्कर्म की पूरी वारदात वहां पर हुई थी, और उस वारदात के बाद में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत भी हो गई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर 4 साल के बाद में एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती नजर आ रही है, और बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है, जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। तो ये तो थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुद्दों से भटका करके और उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। इसके साथ ही तरुण चुग का क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर, वो भी आपको सुनाते हैं। मीडिया अटेंशन लेने के लिए सारा फिल्मी खेल खेला जा रहा। जब हिमाचल में त्रासदी हुई, आपकी सरकार थी, राहुल गांधी जी एक बार नहीं गए। वायनाड त्रासदी में भूस्खलन हुआ, देर से गए, लेकिन जो कहा वो किया नहीं। संभल वालों को घर बुलाकर मिल लिया, अब अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नफा नुकसान को तोलकर कांग्रेस खेल खेल रही है। और कांग्रेस का यह खेल देश की जनता जान चुकी है। लगातार मिल रही करारी हार से, बौखलाहट में, बार बार अपनी फेल लॉन्चिंग के डर से, हताशा से, निराशा से 1.5 दर्जन चुनाव हारने के बाद जनता द्वारा नकारे परिवारवादी तुष्टीकरण करने वाले, वोट बैंक की राजनीति का खेल खेलने वाले ये नेता केवल पॉलिटिकल टूरिज्म, मीडिया अटेंशन और फिल्मी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन इस साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में आखिर क्यों राहुल गांधी को अचानक से हाथरस की याद आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं विकास सिंह, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, सीधे तौर पर ब्रजेश पाठक को हमने सुना, तरुण चुग को हमने सुना। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है उसमें राहुल गांधी जो अहम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही आरोप लगाए जा रहे हैं खासतौर से बीजेपी की तरफ से कि लगातार राजनीतिक मुद्दों पर मिल रही नाकामी की छटपटाहट राहुल गांधी के अंदर साफ नजर आ रही है। हमने देखा वो वहां पर निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भी दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे विकास, आपके पास वापस आते हैं। अभी कुछ देर में कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जब राहुल गांधी वहां हाथरस पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आज की सामने आई हैं। आज सुबह का वक्त था जब राहुल गांधी को लेकर के ये खबर आती है कि राहुल गांधी अचानक हाथरस दौरे के लिए रवाना हुए हैं और हाथरस में जो 2020 का मामला था उसमें पीड़िता के परिवार से वो मुलाकात वहां पर उन्होंने जाकर की। लेकिन इस मुलाकात के साथ ही कई सारे सवाल खड़े होने लग गए कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा इस मामले पर सियासत हो रही है। 2020 में भी ये मामला जब सामने आया था तब भी इस पर सियासत देखने को मिली थी। विकास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जी विकास, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। चलिए विकास, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के मंशा क्या है उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को हमने आपको सुनाया कि ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं सदन में, सरोस के मुद्दे को लेकर के लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है, लेकिन उन सवालों के जवाब ना देते हुए राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं और एक अलग ही मामले को एक बार फिर से कहीं ना कहीं सियासत के जरिए झोंकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं सियासत की आग में। तो इस मामले पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है अगली खबर है जो हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद भोजशाला, संभल, बदायूं, अजमेर, मंदिर मस्जिद विवाद की लिस्ट जो है वो दिन पर दिन लगातार लंबी हो रही है और सवाल बार बार यही किया जा रहा है कि क्या इस तरह के मामलों को देश के अलग अलग अदालतों में दायर करने की इजाजत दी जानी चाहिए। क्या धार्मिक स्थलों के स्वरूप को अब नए सिरे से तय किया जाएगा? इस तरह के सवालों के केंद्र में एक कानून है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहते हैं। क्या है ये एक्ट और सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई क्यों करने जा रहा है?
इसे हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन इसमें शामिल हैं, जो आज सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर हमारी नजर तो लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ ही आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1991 में इस एक्ट को आखिर क्यों चुनौती दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की सुनवाई होगी, ये पूरे मामला ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो आखिर आपको बता दें कि ये प्लेसेस ऑफ एक्ट आखिर है क्या। दरअसल पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को स्वरूप जो है वो वैसा ही रखा जाए जैसा कि जब देश आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें ये कहा गया है। साथ ही अदालत में जो पेंडिंग केस है वो भी अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे। 1991 में ये एक्ट सामने आया। सिर्फ राम मंदिर मामले को इस एक्ट से बाहर रखा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई भी दी जा चुकी है, सुनवाई हो चुकी है और राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। लेकिन इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के दिन जो मामला जैसा था वो वैसा ही रहेगा। पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप वैसा ही रखा जाए जैसा जब देश आजाद हुआ था उस दिन था। तो ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन आखिर 1991 में इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और अब किस तरीके से इस मामले को चुनौती दी गई है, साथ ही आज क्या कुछ सुनवाई में देखने को मिलेगा, वो भी आपको बता रहे हैं कि आखिर अब इस पूरे एक्ट को चुनौती क्यों दी गई है। दरअसल देश भर के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो संभल की बात कर ले हम या फिर अजमेर की हम बात कर ले, कई सारे मामले हैं ऐसे। वाराणसी में भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है और इस पर भी कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, इस पर भी, हालांकि ये मामला भी कोर्ट में है, इस पर भी सुनवाई चल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो धार में भोजशाला में एक मस्जिद है और उसको लेकर भी मुकदमे वहां पर किए जा रहे हैं, सर्वे वहां पर लगातार हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर पर विवाद किया जा रहा है कि वहां पर भी महादेव का मंदिर है। तो इस तरीके के ये मंदिर मस्जिद विवाद की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर सर्वे में मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जब वहां पर सर्वे किया गया, जब एएसआई की टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां पर मंदिर के अवशेष मिले। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की ये अहम सुनवाई है और इस पूरे एक्ट को चुनौती दी गई है। कितनी याचिकाएं हैं और उनमें क्या कुछ मांग की गई है वो भी आपको बताते हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो आज ये सुनवाई होनी है और 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अब इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है कोर्ट के अंदर, वो भी आपको बता दें कि मस्जिदों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करके किया गया है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ ही हिंदुओं को वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये याचिका दायर करके मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से और क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। कानून से न्यायिक समीक्षा पर रोक लगती है, जो न्यायिक समीक्षा है उससे कहीं ना कहीं कानून पर रोक लग रही है और ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर क्यों चीजें ऐसी ना हो। तो हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कानून एक मनमाना तर्कहीन है और हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकार को ये कानून जो है वो कम करता है। तो इसमें एक नया प्रावधान किया जाए या फिर इसको बदला जाए। 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए, जिसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जैसी चीजें थी वो वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये वो धाराएं हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि यह हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, ऐसा कहना है हिंदू पक्ष का। तो हिंदू पक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है। साथ ही हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को ये एक्ट जो है वो हमसे छीनता है। हमें पूजा स्थल पर पुनः प्राप्त करना का जो अधिकार है वो हमारे पास होना चाहिए, जो कि ये एक्ट हमारे अधिकार को छीनता है। तो ये तो है हिंदू पक्ष का तर्क। लेकिन हिंदू पक्ष के अलावा मुस्लिम पक्ष क्या तर्क दे रहा है वो भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संबंधित वाद सुनवाई योग्य ही नहीं है।
मुस्लिम पक्ष ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर सुनवाई योग्य न होने की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई। साथ ही कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की याचिकाएं खारिज करने की भी मांग वहां पर की जा रही है कि जो याचिकाएं अभी दायर की गई हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उन याचिकाओं को सिरे से खारिज ही कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष का ये तर्क है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद ने इन याचिकाओं के खिलाफ अपनी याचिका भी दायर की है। जो हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है उनके खिलाफ एक और याचिका मुस्लिम पक्ष ने भी दायर की है अपने तर्क के साथ में। पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कहना है मुस्लिम पक्ष का कि अगर उसमें ये धाराएं हटाई जाती हैं उस एक्ट से तो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने याचिका खारिज करने की मांग की है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इन याचिकाओं को रद्द करने की मांग, खारिज करने की मांग की जा रही है कि जो याचिकाएं दायर की गई हैं मंदिर मस्जिद को लेकर और साथ ही इस एक्ट को लेकर उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज लगभग 3:30 बजे का वो समय होगा जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ ही अपने संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त विकास सारथी हमारे सहयोगी और साथ ही अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं एक याचिका के जरिए कई सारी ये याचिकाएं दायर की गई जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कौन कौन सी ये याचिकाएं हैं और क्या कुछ मांग है? कृतिका, देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 एक अहम आज सुनवाई मानी जा सकती है इस मुद्दे पे, क्योंकि लगभग 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद हैं, जिसमें 2 जो अहम याचिका है, एक अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट की तरफ से और एक राज्यसभा के पूर्व सांसद की तरफ से याचिका है, जिसमें मांग किया गया है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है उनकी धारा नंबर 2, 3 और 4 कहीं ना कहीं संवैधानिक जो उनकी मान्यता है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि आपको मैं बैकग्राउंड में अगर ले जाऊं तो साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस दौरान जो है उस वक्त के गृह मंत्री जो है एसवी चौहान, शंकरराव चौहान साहब ने लोकसभा में एक बिल को लाए थे और अगस्त में इस बिल को ड्राफ्ट किया गया था और उसके बाद 10 सितंबर 1991 को इस बिल पर चर्चा हुई लोकसभा में और लोकसभा से 10 सितंबर 2091 को इस बिल को पारित करा लिया गया और उसके 2 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर 1991 को इस बिल को राज्यसभा से पारित कराकर और वर्शिप एक्ट 1991 को कानून की शक्ल दे दी गई। और उस दौर में जो विशेष मुद्दे थे, मैं आपको बता दूं कि इस दौर में राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे और आनंद फानन में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने यह संसद से कानून बनाया। उस टाइम इस कानून में 7 क्लॉज जोड़े गए थे। हालांकि छोटा कानून था, 7 क्लॉज के साथ यह कानून आया और कानून के उस क्लॉज नंबर 2, 3 और 4 ये खासे अहम थे। इसका पहले मैं बता दूं 7वां जो क्लॉज था उसमें यह लिखा गया था कि अयोध्या का राम मंदिर विवाद जो है इस कानून के दायरे में नहीं है। यानी कि ये उस दौर में भी पिटीशन पहले से चल रही थी, इसलिए जो क्लॉज 7 है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि अयोध्या का राम मंदिर इससे नहीं जुड़ा गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात कही क्लॉज नंबर 2 देश आजाद हुआ उस दिन, यानी कि जो भी धार्मिक स्वरूप में जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं या और भी कोई धार्मिक स्थल है, उनके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आंशिक तौर पर भी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। एक क्लॉज में यह कहा गया कि इसको लेकर आप किसी भी तरह से कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये खासे जो उस टाइम के अहम कानून थे जिसमें लगातार मांग की जा रही थी बदलाव की। अगर आपको मैं बता दूं साल 2020 में इसको लेकर पहली पिटीशन दायर हुई और उस पिटीशन में कहा गया कि लगातार जो मस्जिद हैं वो हिंदुओं के अवशेषों पर बनाए गए। बिल्कुल, यानी कि अमरेंद्र कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है वो चाहता है इस एक्ट में बदलाव, क्योंकि उसका कहना है कि जो मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद उसके ऊपर बनाई गई और हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए जो ये एक्ट ये अधिकार हमसे छीनता है। विकास सारथी भी हमारे साथ बने हुए। विकास, 3:30 बजे का वो समय होगा जब इस मामले पर सुनवाई होगी। 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर सुनवाई करेगी। जी कृतिका, 3:30 बजे इसकी सुनवाई होनी है और 6 पिटीशंस अब तक आ चुकी हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ लोगों ने भी इसमें प्लीड होने के लिए याचिकाएं लगाई हैं, लेकिन कोर्ट उनको अनुमति देता है या नहीं ये भी देखा जाएगा। आज की सुनवाई में ये स्थिति और साफ हो सकती है। जैसे कि सीपीआईएम ने इसमें पार्टी बनने के लिए आवेदन किया है
इसके अलावा और भी पिटिशनर पहुंचे हैं, लेकिन अभी कोर्ट फिलहाल आज जो सुनवाई कर रहा है वो 6 पिटिशंस पर कर रहा है, जिसमें एक जमीयत की भी है जिन्होंने बाकी याचिकाओं का विरोध किया है। तो 3:30 बजे आज की जो सुनवाई होगी उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि किन किन लोगों को कोर्ट सुनेगा, कितना समय तय करेगा, किस पिटिशनर को कितना वक्त दिया जाएगा, और हो सकता है कि कोर्ट जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक नोडल एडवोकेट को अपॉइंट कर देता है जो कि कोर्ट को पूरा सहयोग करे कि सब तरफ से क्या दलीलें आ रही हैं, उनके क्या रिटर्न स्टेटमेंट, उनके क्या रिटर्न सबमिशंस हैं, ये सारी चीजें वो वकील देखें। तो ये सुनवाई आज होने की उम्मीद है। पिछले काफी समय से मामला लिस्ट हो रहा था, लेकिन समय की कमी के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज 3:30 बजे का समय कोर्ट ने पहले ही सुनिश्चित किया हुआ है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही अमरिंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यानी कि कुल मिलाकर 3:30 बजे का ये वक्त होगा जब इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। हालांकि देखना होगा कि इस वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से क्या फैसला सुनाता है। क्या इस एक्ट में कोई बदलाव किया जाएगा जैसा कि हिंदू पक्ष लगातार चाहता है, या फिर इस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जो कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस तरह की याचिका रद्द कर दी जाए। फिलहाल इस पर नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही बात कर लेते हैं प्रयागराज की। जी हां, प्रयागराज में 2025 में जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, और इन तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल प्रयागराज का दौरा करते हुए नजर आएंगे, और यहां पर करोड़ों की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। इस बार संगम नगरी में महाकुंभ का नजारा जो है वो बेहद ही खास होने जा रहा है, बेहद दिव्य होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कल संगम नगरी से पूरे विश्व को महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित भी करेंगे, और साथ ही इस बार संगम नगरी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। फिलहाल महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, और कैसी चल रही है महाकुंभ की ये तमाम तैयारियां जानेंगे अपने ग्राउंड रिपोर्टर से। पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी जब कल संगम नगरी पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा, उस पर एक नजर ग्राफिक्स के जरिए डाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि कल प्रयागराज का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे, और वहां पर कई सारे कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही संगम घाट पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी वो काशी जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि मैं नहीं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर वही नजारा उस तरीके का देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी अवलोकन कल करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही संतों से चर्चा करते हुए जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संगम नगरी में जब ये कुंभ शुरू होगा तब हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में संत वहां पर पहुंचेंगे। प्रयाग की नगरी को 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कल मिलने जा रही है। इसके साथ ही महाकुंभ के लिए राज्य और केंद्र ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु इस महाकुंभ के दौरान वहां पर पहुंचेंगे, उन श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान वहां पर रखा गया है। तो ये तो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर जाएंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा, वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार इन चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और लगातार एक एक अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और महाकुंभ प्रयागराज में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है और उस दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। गंगा रिवर फ्रंट रोड समेत महाकुंभ के कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। अक्षय वट, हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। एक हफ्ते के अंदर प्रयागराज का उनका ये दूसरा दौरा है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है महाकुंभ को शुरू होने में, और क्योंकि अगले महीने से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और उससे पहले तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहां पर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है।
इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि महाकुंभ किस तरीके से तैयार है इस वक्त संगम नगरी महाकुंभ के लिए। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। लगातार वहां पर एक एक चीज पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। गली चौराहों पर महाकुंभ की जो रौनक है वो कहीं ना कहीं इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ जो है वो शुरू हो रहा है। 13 जनवरी को पहला स्नान होगा महाकुंभ का, जो कि मार्च तक चलेगा, और 6 शाही स्नान के साथ 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। इस बीच 6 शाही स्नान होंगे और 26 तारीख तक ये कुंभ चलेगा। महाकुंभ के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद है, क्योंकि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं के आवागमन की भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो संगम नगरी में महाकुंभ के लिए सज संवर कर इस वक्त तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत करने के लिए। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं इस महाकुंभ का, क्योंकि 12 सालों में एक बार आता है ये महाकुंभ। मधुबनी पेंटिंग भी अपना रंग बिखेरता हुआ संगम नगरी में नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, साथ ही महाकुंभ की जो झलक है वो गलियों में, चौराहों में अलग अलग तरीके से नजर आ रही है। मधुबनी पेंटिंग भी वहां पर बनाई गई है कई जगह पर, जो अपना एक अलग ही रंग बिखेर रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, आशुतोष शुक्ला। सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, आप खुद वहां पर मौजूद है, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? संगम नगरी का कैसा रंग? बिल्कुल, संगम नगरी का जो रंग है निखर करके जब पूरी तरह से सामने आएगा तो वो विहंगम होगा, दिव्य होगा और भव्य होगा, नयनाभिराम होगा। जिस तरह से सरकार प्रशासन जो है यहाँ पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। अभी आप बता रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली 7 तारीख को भी यहाँ आए थे, और अगर हम कहें तो पिछले 15 दिनों में ये तीसरा दौरा उनका आज का है। और आज वो प्रधानमंत्री के कल आगमन को लेकर की तैयारियां भी देख रहे हैं। साथ में कुंभ के लिए जो उन्होंने अंतिम डेडलाइन दी है 30 दिसंबर की, सारी तैयारियां, सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, उन तैयारियों का भी अवलोकन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 4000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये पूरा मेला क्षेत्र विहंगम होगा। और ये इसको देखने के लिए न केवल श्रद्धालु आएंगे बल्कि देश और विदेश से इस भारत की अलौकिक सनातनी परंपरा को देखने के लिए लोग आएंगे। निश्चित रूप से यह एक ऐसा आयोजन होता है जो लगभग माह भर चलता है। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, किसी को भी आमंत्रण नहीं जाता है। बावजूद इसके प्रशासन का अनुमान है कि इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और उन श्रद्धालुओं के रुकने, रहने और पूरी धार्मिकता के साथ उनकी सुरक्षा, सारी तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं, उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात इसमें यह है कि कल जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो वो गंगा पूजन करेंगे। रत्न जटित वो कलश जिसे कुंभ कहा जाता है उसमें स्थापित किया जाएगा गंगा जी के किनारे, संगम के किनारे। जी बिल्कुल। उसके बाद वो जो यहाँ पर कॉरिडोर बनाए गए हैं उन कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही इस पूरे मेला क्षेत्र को दिव्यता प्रदान करने वाले स्वच्छाग्रहियों से भी मुलाकात कराएंगे। हमारे ठीक पीछे आप देख रही हैं कि पंडाल लगा हुआ है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर जो है वो लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, हजारों स्वच्छाग्रहियों को संबोधित करेंगे। और खास तौर पर इस पूरे मेले में जो खास बात है, सरकार का जोर है कि यह मेला डिजिटल होगा और प्लास्टिक मुक्त होगा। तकनीक का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए AI तकनीक से लेकर बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद है और संगम नगरी के अलग अलग रंग भी हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम होगा। इस दौरे पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात न्यूज पंच के जरिए 3 और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।